Okay, guys, welcome everyone. Please mute your sound. Please mute your sound, everyone. व्हेरी गुड. चला, सगळ्यांचं स्वागत आहे सदैव क्लासेसमध्ये. आवाज बंद ठेवायला सांगितलं सगळ्यांचं मी. व्हेरी गुड. अपराजय काय आहे? अपराजय बघा, तर या ठिकाणी एक ऍक्सिडेंट होतो, दुर्घटना होते आणि त्या दुर्घटनेमुळे काय काय हसायला येतं हे सर्व तुम्हाला या ठिकाणी दिलेलं आहे. देखो, ये जो लेखक है, ये लेखक है, उनका नाम है कमल कुमार. क्या नाम है उनका? कमल कुमार. और ये जो गद्य है, तो ये गद्य एक्चुअली क्या है, तो वर्णनात्मक कहानी है. गद्य काय आहे तुमचं? वर्णनात्मक कहानी है. प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने हेतु तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया है. हमारे जीवन में कौन सी परिस्थिति कब आएगी हमें पता नहीं है. कोई कितना भी अमीर हो, कभी कोई कितना भी गरीब हो, कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो या फिर नहीं पढ़ा लिखा हो, किसी सबको कुछ न कुछ दिक्कतें आती रहती हैं. स्ट्रेचर को धकेलते हुए वे बड़ी तेजी से अस्पताल के गलियारे से ले जा रहे थे. स्ट्रेचर के पीछे घर के सदस्यों, मित्रों, परिजनों और पड़ोसियों का एक काफिला सा था. सभी के चेहरों पर अकुलाहट थी. त्वरा से नर्सों ने स्ट्रेचर को ऑपरेशन थिएटर के भीतर धकेला और दरवाजा बंद हो गया. सभी बाहर रुके खड़े थे. अमरनाथ के परिवार के लोग परेशान थे. उनका बेटा अनिल बेंच पर मुंह नीचा किए बैठा गया था. धीरज रखो, चोपड़ा ने उसके कंधे थपथपाए थे. एक एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट का जो ये दृश्य है, आपने हमें बहुत बार अपने भी चित्र में मूवी में देखा होगा ये दृश्य. उम्मीद बहुत कम है. डॉक्टर ने कोई आश्वासन नहीं दिया है. पर हुआ कैसे? ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? ये सबका कॉमन क्वेश्चन रहता है. सभी आकर यही पूछते हैं कि एक्सीडेंट हुआ कैसे, एक्सीडेंट झालाच कसा, सांगा. दुर्घटना हाईवे पर हुई थी. कहाँ पे हुई थी? हाईवे पर. बहुत सारी दुर्घटनाएं हाईवे पर ही होती है, क्योंकि हाईवे ऐसा होता है कि जहाँ पे लोगों को लगता है कि मैं अभी यहाँ पे एरोप्लेन ही चलाऊं, इस तरह से लोग गाड़ियां चला रहते वहां पे. हम तो दोपहर से ही इंतजार कर रहे थे. दोबारा बाबूजी ने मोबाइल पर बताया कि वे सुबह नहीं निकल सके, इसलिए शाम तक ही पहुंचेंगे. 9 बजे तक वे नहीं पहुंचे तो सब चिंतित हुए. मोबाइल की घंटी बज रही थी पर कोई उठा नहीं रहा था. रास्ते में रुकना तो उन्हें था ही नहीं. अगर रुकते भी तो फोन पर बता सकते थे. आसपास कई जगह फोन किया लेकिन कुछ पता नहीं चला. रात के 1 बजे हम पुलिस स्टेशन पहुंचे. पुलिस से मदद मांगी. सुबह 5 बजे फोन आया था. उन्होंने बताया कि इस नंबर की गाड़ी अलवर के रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी. दुर्घटना स्थल पर भयावह दृश्य था. किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी. अनिल धीरज को साथ लेकर गया था. ठीक है, तो इस तरह से बताया कि ये एक्सीडेंट हो गया था. वो घर पे नहीं पहुंचे थे, फोन नहीं लग रहा था. ये पुलिस स्टेशन के पास, पुलिस के पास गए और वहां पे जाने के बाद उन्हें पता चला कि ये जो नंबर दिया है गाड़ी का, इस गाड़ी का क्या हुआ था, एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया था. क्या हो गया था? एक्चुअली उनका एक्सीडेंट हो गया था. चलो आगे, एक सेकेंड. क्या हुआ था? एक्सीडेंट हो चुका था. भगवान मन में चिंता थी. भगवान मन में चिंता थी. अपनी अपनी बात कर रहे थे. अमर जैसा इंसान, उनके साथ में यही होना था. ट्रक वाला जरूर पिया होगा परंतु सबूत कोई नहीं था. वह तो रुका ही नहीं, वहां टक्कर मारकर निकल गया. जिसने एक्सीडेंट करवाया था, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था, वो वहां से भाग गया था. ऐसा बहुत बार होता है, जो एक्सीडेंट करता है वो भाग जाता है. इंसानियत का भी सबूत दिया होता तो ड्राइवर भी बच जाता. अधिक रक्तस्राव से उसकी मृत्यु हुई. 10 साल से इस परिवार के साथ था. 10 साल से. तो जो ड्राइवर था बेचारा, उस ड्राइवर मर गया था. 10-15 मिनट का समय भी मुश्किल से गुजर रहा था. अनिल से बताया था कि था तो सबके चेहरे बुझ गए. यह कैसे हो सकता है? देखिए, एक्सीडेंट बहुत डेंजर होते हैं. कुछ लोग जगह पे ही जाते हैं. ऐसा बहुत ही होना नहीं चाहिए किसी के साथ. बच गया इसलिए हैरान हो क्या? नेटवर्क अगर जा रहा है, नेटवर्क जात असेल सो प्लीज अगेन रिजॉईन करा. मी तुम्हाला लगेच इथे जॉईन करून घेतोय सगळ्यांना.
इसलिए हैरान हो क्या, मुझे अभी मरना ही नहीं था इसलिए बच गया। वे हंसे थे। सब कुछ कुछ लोग उस एक्सीडेंट में बच जाते हैं बेचारे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे बात कैसे की जाए। सब चुप थे। अमरनाथ अपनी रो में कह रहे थे, भाग्यशाली हूँ इसलिए बच गया, मुझे ड्राइवर का दुख है, अगर मैं उस वक्त बेहोश न हुआ होता तो उसे बचा लेता, कभी भी मरने न देता। देखो उन्होंने कहा कि मैं बेहोश हुआ तो इसलिए वजह से मैं डॉक्टर को नहीं बचा पाया, नहीं तो मैं उसे भी बचा लेता। सब चुप्पी उनकी बात सुन रहे थे। उनकी तरफ देखकर अमरनाथ ने पूछा, कुछ समस्या, मुझसे कुछ छिपा रहे हो तुम, क्या हुआ? कुछ समस्या है क्या, मुझसे कुछ छिपा रहे हो, क्या हुआ? ऐसा उन्होंने पूछा अपने परिवार से। अनिल ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा था, आप ही बता दीजिए। डॉक्टर ने अपने को समेटते हुए कहा था, अमरनाथ जी, ऐसी दुर्घटना में आप बच गए, यह एक चमत्कार है। अब आप ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन डॉक्टर अटक गया। लेकिन मतलब कुछ तो गड़बड़ थी। हिम्मत जुटाकर यह कह दिया, देखिए आपकी टांग बुरी तरह से कुचली गई है। बिना देखभाल के 4 घंटे आप वहां पड़े रहे, उनमें जहर फैल गया है, इसलिए वह रुका था। आपकी टांग काटनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? आपकी टांग काटनी पड़ेगी। जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें यह बहुत ही मुश्किल घड़ी उनके सामने आ चुकी थी। नहीं तो शरीर में जहर फैलने का अंदेशा है। अगर टांगे नहीं काटोगे तो पूरा जहर शरीर में फैल जाएगा। अमरनाथ ने अपने परिवार के लोगों की तरफ फिर डॉक्टर की तरफ देखा और हंसे थे। टांग ही काटनी है तो काट दो। 60 साल तक इन टांगों के साथ जिया हूँ। खूब घुमक्कड़ी की है मैंने, देश में विदेशों में तो घूम के आया हूँ। 60 साल तक तो टांगों ने मुझे साथ दिया है। पहाड़ों पर घुमा हूँ, समुद्र के किनारे, रेगिस्तान में, सब जगह मैं घूमकर आया हूँ। पठारों में, सभी जगह मैं घूमता रहा हूँ। जीने के लिए सिर्फ टांगे थोड़ी है, मेरे हाथ है देखो। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाए, मेरा बाकी शरीर है। वे खुलकर हंसे थे। डॉक्टर ने चैन की सांस ली। अनिल बढ़कर पिताजी के गले लग गया। बाबूजी बाबूजी चिल्ला रहा था। अरे इसमें क्या है, मेरा जीवन मेरी इस 3 फीट की टांग से तो बड़ा ही होगा, फिर क्या है। देखो, तो टांग गई लेकिन जीवन तो बच गया उसका। अमरनाथ की टांग कट गई थी, वे घर गए थे। एक स्वचालित व्हीलचेयर उनके लिए आ गई थी, जिस पर बैठकर वह घर भर में घूमते रहते। आपने देखा होगा अभी जो व्हीलचेयर आती है उसमें इतनी सारी सुविधाएं होती है कि जो पेशेंट होता है उसको किसी के सहारे की जरूरत भी नहीं होती। वो खुद वो व्हीलचेयर चला सकता है। वो इलेक्ट्रिकल भी होती है। अभी बहुत सारी अच्छे अच्छे व्हीलचेयर्स आ रही है, तो अपने आप से वो बहुत सारी चीजें कर पाते हैं। अमरनाथ ने कहने पर घर में कैनवास, रंग, ब्रश और ईजल सब सामान आ गया था। उन्होंने ईजल पर कैनवास लगाया था। वे हंसते हुए कहते, देखो वर्षों तक मैं चित्रकार बनने और चित्र बनाने की सोचता रहा, पर मुझे फुर्सत नहीं थी। उन्हें चित्रकार बनना था, फुर्सत नहीं थी। अभी उन्हें बहुत फुर्सत है। और 60 साल की उम्र में आदमी और रिटायर भी हो जाता है। मुझे फुर्सत नहीं मिली थी, लेकिन मैंने विश्व भर में कला दीर्घाओं में विश्व के बड़े बड़े चित्रकारों के चित्र देखे हैं और सराहे हैं। पर जब भी मैं उन्हें देखता तो उन चित्रों में मैं अपने रंगों को लगाए जाने की कल्पना करता था। फिर सारा परिदृश्य ही बदल जाता था। देखिए क्या होता था, सारा परिदृश्य बदलता, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि मैं भी ऐसे चित्र निकालूं, कोई भी मेरे चित्रों कोई लोग हैं मुझे मेरे चित्रों को भी लोग नवाजे। इन मानव आकृतियों के चित्रों में मूर्ति शिल्प का समन्वय था। स्थिर अंगों के बिना जहां उन्होंने रेखाओं से आकृतियां बनाई थी, वहां उनमें मांस, मज्जा और अस्थियां तक को देखा जा सकता था। रेखाओं वाले चित्रों में एक प्रवाह, ऊर्जा, उमंग और क्या होती है, चुस्ती फुर्ती थी। लगता था ये आकृतियां अभी संवाद करेंगी, हाथ पकड़कर साथ हो लेंगी। इतनी जीवंतता, रंग रेखाओं से उनका प्यार उनकी हर सांस से निस्तृत होता, जो उनके चित्रों को सजीव कर देता था। लगता था वे हर दृश्य, परिदृश्य, स्थिति और क्या है, देखिए आगे, व्यक्ति को रंगों और रेखा में ढाल देंगे।
अमरनाथ जी जिनको अभी समय है, पहले समय नहीं था। अभी वो देखिए उनके पास अभी क्या-क्या है। तो अमरनाथ घर के भीतर कैनवास पर फूलों, पत्तों, झरने और हरियाली की चित्र बनाते। वही घर के बाहर की जितनी खुली जमीन थी, माली के साथ उन्होंने उस जमीन को तैयार करवाया था। सामने की जमीन में बगीचा बनवाया था, जिसमें उन्होंने रंग-बिरंगे मौसम के फूल क्यारियों में लगाए थे। उन्होंने ऋतुओं के क्रम से फूलों के पौधे लगवाए थे। गर्मी के बाद बरसात और बरसात के बाद क्या आती है? सर्दी आती है। सर्दी के पौधों में फूल खिलते हैं। घर के पीछे की जमीन में उन्होंने फलों के पेड़ लगा दिए थे। घर की चार दीवारी के साथ फूलों और फलों की बेलें चढ़ा दी थी। घर और बाहर के लिए लोग आश्चर्य से उनकी ओर देखते और वे हंसते। मैं जीवन का व्याकरण बना रहा हूँ। जीवन के अछूत अछूते सच के शिखर पर चढ़ने के लिए मैं सीढ़ियां लगा रहा हूँ, कहकर हंसने लगते। लोग देखते रहते, लेकिन वो लोगों को बताते कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ यहाँ पे। डॉक्टर ने खून किधर है, हाँ यहाँ पे है। डॉक्टर ने खून की फिर से जांच करवाई थी। खून की जांच की रिपोर्ट आई तो वह परेशान हो गया था। घर में लोग चिंतित हो गए थे, अब क्या होगा? डॉक्टर ने बताया, बीमारी फिर से पसर रही है। उनकी दाई बाह में खून की गर्दिश बंद हो गई थी। धीरे धीरे बाह हिलाना भी मुश्किल हो गई। बाह निर्जीव होकर, बाह मतलब हाथ, काट सी हो गई थी। बहुत सारी दवाइयां दी जा रही थी। घर पर ही नर्स रख ली थी। घर का कोई न कोई सदस्य भी आसपास ही रहता। डॉक्टर ने बताया, जहर फैल गया है, अब और रुका नहीं जा सकता। पहले से भी ज्यादा भयावह स्थिति, बाह काटनी पड़ेगी। देखो बेचारा का एक तो पहले एक पैर काट लिया था उन्होंने, एक टांग काट ली थी, अभी एक हाथ भी उनका काटना पड़ रहा था। घर के लोग सन्न थे, लेकिन फैसला बाबूजी को ही लेना था। और फिर से वो हंस रहे थे, फिर से वो हंसे। क्या हंसे? देखिए कितने कष्ट वो झेल रहे थे, फिर भी वो हंस रहे थे। आखिर मैं बाहर तो नहीं हूं ना। सप्ताह भर बाद अमरनाथ बस अस्पताल से लौट आए। उनकी दाई बाह काट दी गई थी। उन्होंने जल्दी ही बाएं हाथ से अपना काम करना सीख लिया था। धीरे धीरे वे अपने सारे काम खुद ही करने लगे। उनके लिए खुले कमीज सिलवाए गए थे। वे पहले वह पहले की ही तरह सामान्य लग रहे थे। अमरनाथ ने कहा था, कल से मैं शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू करूंगा। शास्त्री जी को सूचित कर दिया कि वे कल से आ जाए। बचपन में मैंने सीखना शुरू किया था, पर कहीं सीखा था, बीच में ही छोड़ना पड़ा। जो जो उनके सपने अधूरे होते, वो सारे सपने उन्होंने पूरे करने शुरू किए। टांग काट दी तो उन्होंने चित्रकला शुरू की। अभी चित्र नहीं बना पा रहे थे, इसलिए उन्होंने शास्त्रीय संगीत चालू कर दिया था। तो वो हार नहीं कर रहे थे, वो अपराजय थे, वो हार नहीं रहे थे, अपने जिंदगी से वो हार नहीं रहे थे। शास्त्री जी आ गए। अमरनाथ ने शास्त्रीय गायन सीखना शुरू किया। सुबह का समय उनके रियाज का समय था, जिसको हम रिहर्सल कहते हैं। दिन में शास्त्री जी आते थे, शाम को फिर अभ्यास करते थे। पहले रंग और रेखाएं थी, अब स्वर लहरियां थी। स्वर साधना में वे ध्वनियों का आह्वान करते, कभी ध्रुपद की गायकी की खुली खेलते तो कभी अवतरित होते। शास्त्री जी कभी कभार ख्याल में तान अलापते तो कभी ठुमरी के उनके शब्दों के स्वर भाव स्वरों में बनकर मन प्राण तक पहुंच जाते। जहाँ लौकिक और अलौकिक, भौतिक और आत्मिक तथा स्थूल और सूक्ष्म की सारी सीमाएं टूट गई थी। मानव स्वर जीवन का नया बोध, नया अर्थ उद्घाटित कर रहे हो। हार नहीं रहे थे अपने जीवन से, वो कुछ ना कुछ कर रहे थे। जो जो उनके सपने थे, अधूरे थे, वो उन्होंने पूरे करने शुरू किए थे। इस सब के साथ ही अमरनाथ की डॉक्टरी जांच अपने निश्चित समय पर होती थी। वे फिर बीमार पड़े, वही तेज बुखार आया। डॉक्टर के चेहरे पर वही चिंता। घर के लोग दुख से व्याकुल। एक न एक चिंता उनके पीछे हो ही रही थी। अब क्या होगा डॉक्टर? उन्हें अस्पताल से लाया गया। वे सप्ताह भर बाद लौट आए थे। सप्ताह मतलब एक हफ्ता। उनकी आवाज जा चुकी थी। देखो बेचारे एक एक मुश्किल से गुजर रहे थे। पहले तो टांग काट ली, फिर उसके बाद एक हाथ काट लिया, और भी उनकी जो आवाज थी वो अभी जा चुकी थी।
टांग काट ली इसलिए उन्होंने क्या शुरू किया था आपको पता है? चित्र निकालना शुरू किया था, पेंटिंग शुरू की थी। फिर हाथ काटने के बाद उन्होंने शास्त्रीय संगीत गाना शुरू किया। और अभी जब आवाज ही नहीं है तो अभी क्या करें? पर उनकी आंखें हंस रही थी, वैसे ही जैसे कह रही हो, देखो मैं जीवित हूँ, मुझे चुनौती मत दो। जीवनानुभव और कला के अनुभव की एकात्मता का खोलता सच था। उनके कहने पर शास्त्रीय संगीत अध्ययनों के कैसेट और डिस्क उनका म्यूजिक सिस्टम उनके कमरे के साइन बोर्ड पर रख दिया गया। उनके कमरे में सज्जा नए सिरे ने उनकी सुविधा अनुसार कर दी गई। उन्होंने इशारों से बताया था, मैंने संगीत सीखा पर सुना तो नहीं था। देखिए, संगीत तो सीखा था लेकिन सुना नहीं था। अभी वो संगीत सीखने लगे। अभी वो क्या करने लगे? संगीत सीखने लगे थे और सुनने लगे थे, सीखने और सुनने लगे थे। मेरी साधना अधूरी रही। जिन्होंने अपनी साधना पूरी की, उनकी सिद्धि का तो लाभ लाभ तो ले सकता हूँ। उनकी दिनचर्या बदल गई। वे मुस्कुराते इशारों में जैसे करते हो, देखो बोल नहीं पाते लेकिन इशारे कर पाते थे और इशारों से लोगों को बताते थे, मैं आनंद में हूँ। कैसे हूँ मैं? आनंद में हूँ। वे सुबह उठते क्या करते? देखो, सुबह उठने के बाद वे अपनी व्हील चेयर पर बाहर खुले में बगीचे में बैठ जाते। पक्षियों का कलवर सुनते, सूखे पत्ते के झरने की आवाज, कलियों के चटकने की आवाज उन्हें सुनाई देती। उन्हें ओस के टिप टिप पत्तियों के खुलने की, धीमी हवा के सरसराने की सूक्ष्म ध्वनियां बहुत स्पष्ट सुनाई पड़ने लगी थी। उनके चेहरे पर एक उजास दिखता था। आंखें बंद करके कजरी की तान सुनते। दिन में वे अपनी रुचि और समय की अनुकूलता से शास्त्रीय गायन की सीढ़ी सुनते। घर के लोग चाहते थे जैसे भी हो, वे जो चाहते वो करे, जो चाहते हो करे। वे उन्हें इतनी खुशी तो दे ही सकते थे, क्योंकि क्या होता था, अभी इतना सब संकट के बाद वो जो भी चाहे वो, उनका प्रयास था घर वालों का कि उन्हें जो भी चाहिए वो हम दे देंगे। इस समय अलवैर कामू का कालीगुला नाटक उनके भीतर मंचित होता है। ईश्वर क्रूर रोमन शहंशाह कालीगुला बन गया है। अपनी इच्छा से वह मेरे अंगों को कटवाता जा रहा है। कौन? ईश्वर। पहले टांग काट ली, फिर बाहु काट लिया और फिर आवाज निकाल ली। जैसे जैसे उसे जरूरत पड़ती है उसी क्रम से वह एक एक अंग भर कर मुझे मरवा रहा है। देखो, हमारे शरीर का जो अंग होता है वो बहुत ही कीमती होता है, और वो जैसे जैसे हमारे अंग कम कम हो जाएगा, हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। मुझे कालीगुला के विरुद्ध एक शांत संघर्ष करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ जीवन का विकास पुरुषार्थ में है, आत्महीनता में नहीं। वे सोचते सारे गत्यावरोध समाप्त हो, निर्बंध हूं मैं। जीवन का हर पल, हर वस्तु, हर स्थिति अद्वितीय हो। मेरी अपराजय आस्था जीवन में अंतिम के साक्ष्य में मुझे निर्भय कर दे। कितनी सारी कठिनाई आई, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। इसीलिए कहते हैं उन्हें अपराजय। क्या कहते हैं? अपराजय।